गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रीढ़ की हड्डी इस पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ में हमने देखा था इसके पात्र उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद, रतन ये है। हमने देखा था कि रामस्वरूप जो है वो उमा के पिता है और वो जो रतन जो है वो रामस्वरूप का नौकर है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार जो उमा होती है उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर उनके घर पे आते हैं। किस तरह तैयारी शुरू होती है। रामस्वरूप जो है वो रतन पर यानी उनके नौकर पर क्या करता रहता है, चिल्लाता रहता है। काम करने के तरीकों के ऊपर वो क्या करता है, हमेशा चिल्लाता रहता है। और नौकर जो है वो सारी बातों को क्या करता है, हंसी में उड़ा देता है। उसे कहा जाता है तख्त बिछाने के लिए वगैरह। उसे कहा जाता है कि रामस्वरूप उसे कहते हैं कि बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला, सितार भी। अभी क्यों उसे हारमोनियम और सितार यह दोनों बातें उठाकर लेके आने के लिए कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। कारण क्या है कि उठाकर लाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि लड़के वालों को खुश करने के लिए उनकी बेटी हारमोनियम बजाने वाली थी। वो अपने बेटी से कहने वाले थे कि हारमोनियम बजाकर दिखाओ, इसलिए हारमोनियम और सितार उठाकर लाने के लिए कहा जाता है। प्रेमा कहती है, प्रेमा यानी रामस्वरूप की पत्नी उमा की माँ, वो कहती है कि आपकी लाडली बेटी मुंह फुलाकर बैठी है यानी नाराज होकर बैठी हुई है। वो कहते हैं कि उसे करीने से आने के लिए कहो, करीने से आने के लिए कहो यानी ठीक ठाक से आने के लिए कहो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अच्छी बहू चाहिए होती है, इसलिए उसे ठीक ठाक से मेहमानों के सामने आने के लिए कहो, ऐसे जो है वो अपने पत्नी को कहता है। फिर वो कहते हैं कि वो जो आने वाले लोग हैं वो कैसे है, वकील है, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन लड़की उन्हें कैसी चाहिए होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। प्रेमा जो है वो पूछती है और लड़का लड़का कैसा है, तो वो कहता है कि बीएससी के बाद वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया है। तो वो कहता है कि शादी का सवाल दूसरा और पढ़ाई का सवाल दूसरा है, क्या करूं, मजबूरी है। उसके बाद रतन जो है वो कहता है बाबूजी बाबूजी यानी मेहमान आ गए, ऐसे वो कहते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर कहते हैं कि वो लोग आ भी गए, तुम आ भी गए, और उनका स्वागत करने में लग जाते हैं। फिर फॉर्मेलिटीज के तौर पर पूछा जाता है घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वो कहते नहीं तांगे वाले को पता था। फिर रामस्वरूप शंकर जी से कुछ सवाल जवाब करते हैं जो गोपाल प्रसाद जी को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कुछ बिजनेस की बातचीत की जाए। यह बिजनेस का अर्थ उन्होंने क्या बताया है, बिजनेस के बारे में क्यों ऐसे कहा है, कौन सा बिजनेस यह सोचकर राम स्वरूप जो है वो भी चौंक जाते हैं। फिर उनके समझ में आता है, ओहो अच्छा अच्छा बिजनेस, यानी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कौन से बिजनेस संबंधित बात हो रही थी, तो शादी से संबंधित बिजनेस जिसमें दहेज या लेन देन की बात होती है, उसे क्या कहा है इन्होंने, बिजनेस कहा है। देखो शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जहाँ पर दो परिवार का मिलन होता है, एक दूसरे से दो परिवार मिल जाते हैं। वही उस पवित्र रिश्ते को इन्होंने क्या नाम दिया था, बिजनेस का नाम दिया था। यानी उन्हें रिश्तेदारी निभाने में कोई मतलब नहीं था, तो उन्हें उससे क्या लाभ हानि होने वाली है उससे मतलब था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे बिजनेस का नाम दे दिया। फिर वो कहते हैं, रामस्वरूप जो कहते हैं कि वो तो देखेंगे लेकिन थोड़ा सा नाश्ता कर लो। फिर वो कहते हैं कि आप इतना शिष्टाचार परेशानियां क्यों उठा रहे हो। वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, यही हमारी तशरीफ लाए, यही हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप हमारे लड़की को यहाँ देखने के लिए आए हैं। देखो यहाँ पर भी जो पुरानी विचारधारा है वो भी प्रस्तुत की है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, अपने बेटे से पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं तुम्हारे की बैकबोन। इतने में वो रुक जाते हैं क्योंकि सामने से रामस्वरूप जो है वो चाय का ट्रे लेकर आते हैं। वो कहते कि आप गोपाल प्रसाद कहते कि आप मानेंगे नहीं। वो फिर से पूछते हैं विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय पसंद है। गोपाल प्रसाद उत्तर देते हैं कि मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और क्या कीजिए, चीनी ज़्यादा डालिए। यहाँ पर जो है उनका संभाषण होने के बाद शंकर जो है वो खकार कर यानी ऐसा कर कर वो कहते हैं कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। यहाँ पर जो है वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने राम स्वरूप को चाय में ज़्यादा चीनी डालने के लिए कहा।
इसलिए उन्होंने क्या कहा कि टैक्स ज़्यादा शक्कर पीने वालों को ऊपर टैक्स लगाएगी। फिर वो कहते हैं कि अगर सरकार को ज़्यादा आमदनी चाहिए तो एक ही चीज़ पर टैक्स लगनी चाहिए, और वो है खूबसूरती पर। वो खूबसूरती पर टैक्स। फिर रामस्वरूप और शंकर जो है दोनों हंसते हैं। फिर खूबसूरती के ऊपर उनका जो डिस्कशन शुरू होता है वो हमने देखा था कि खूबसूरती का सवाल गोपाल प्रसाद के अनुसार खूबसूरत होना बहुत ही ज़रूरी, निहायत ही ज़रूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। और जन्म कुंडली तो आपने मिल ही गई होगी, कुंडली दोनों बच्चों की मिल ही गई होगी। रामस्वरूप भी कहते उसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों हंसते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि लड़कियों का अधिक पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है, सिलाई पुलाई कर ले बस, यानी उन्हें ये काम आ जाए बस, इतना ही काफ़ी होता है, आगे कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। फिर रामस्वरूप जो है वो पान भिजवाने के लिए कहते हैं। उमा जो है वो पान की तश्तरी ले आती है और अपने पिताजी को दे देती है। हमने देखा कि जैसे उसके चश्मे दिखते हैं तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों जो है एक साथ चौंक कर कहते हैं चश्मा, यानी लड़की को चश्मा है। तो रामस्वरूप जो थोड़ा सबका कर यानी थोड़ा डरे हुए बोलते बोलते, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें बहुत दुख रही थी इसलिए उसे चश्मा लगवाना पड़ा। यहाँ तक हमने देखा था कि चश्मा लगाने के पीछे रीज़न क्या था, कि उसके आंखें बहुत दुख रही थी, इसके लिए डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए कहा है। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आगे देखेंगे गोपाल प्रसाद। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं, यानी वो कहते हैं नहीं है कुछ, यानी जो चश्मा आंखों पर दिखाई दिया, दोनों चौंक जाते हैं कि इसने ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं की होगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होगी जिसके वजह से इसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। गोपाल प्रसाद यह सवाल पूछते हैं। रामस्वरूप, नहीं साहब, अब तो वह तो मैंने अर्ज किया ना। नहीं साहब, वो कहते हैं नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया, मैंने इन सारी बातों के बारे में आपको तो बताया ही है ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में संतुष्ट होकर, यानी सेटिस्फैक्शन उनका हो जाता है कि चलो अच्छा है बाबा, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। वो फिर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी, उमा को जो है वो बैठने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। रामस्वरूप जो है वो अपने बेटी को कहते हैं कि वहाँ जाकर तुम बैठ जाओ, वो जो तख्त रखा है उस पर तुम बैठ जाओ, अपने बाजे वाजे के पास। तुम्हारे जो बाजे वाजे रखे हैं, यानी हारमोनियम सितार जो रखा है, जहाँ पर रखा है वहाँ पर तुम जाकर बैठ जाओ। उमा बैठती है, जैसे उसके पिताजी ने रामस्वरूप ने कहा वैसे ही वो करती है, वहाँ पर जाकर वो बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, यानी चेहरे पर भी छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है, यानी यहाँ पर देखो कि उतने में जब तक उमा जो है वहाँ से जाकर अपने गाजे वाजे जहाँ पर रखे हैं, हारमोनियम सितार जहाँ पर रखा है वहाँ तक जाकर बैठती है, तब तक वो क्या कहते हैं, उसकी चाल कैसी है वो चाल भी देखते हैं। चाल यानी क्या, वो चलती कैसी है वो भी देखते हैं। क्यों ऐसे देखते हैं, क्योंकि लड़की लूली वगैरह नहीं है ना, कुछ उसे चलने में दिक्कत तो नहीं है ना, वो भी जान लिया जाता था। पुराने परंपराओं के बारे में अगर हम देखेंगे तो लड़की देखने के लिए गए तो बोलना, यानी उसे बोलने के लिए आता है ना, सुई में धागा डालना यानी वो ठीक से वो देख सकती है ना, चलना यानी चलने में उसे कोई दिक्कत तो है नहीं ना, उसमें कुछ पैरों में उसके प्रॉब्लम नहीं है ना, इन सारी बातों के बारे में जांच पड़ताल की जाती थी। यहाँ पर गोपाल प्रसाद भी जो है वो थोड़े से क्षण में उसका निरीक्षण कर लेते हैं कि चाल में कोई कुछ खराबी नहीं है, यानी वो ठीक ठाक से चल पाती है। चेहरे पर भी छवि है, यानी चेहरा भी उसका अच्छा है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, यानी कुछ गाने को आता है, कुछ वाद्य बजाने के लिए उसे आता है, ये बातें उसने सीखी है क्या, ये सवाल उनसे करते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। जी हाँ, रामस्वरूप ही उत्तर देते हैं कि वो उसे सितार भी बजाना आता है और बाजा भी बजाना उसे आता है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अभी रामस्वरूप जो है वो अपने बेटी उमा से कहते हैं कि सुनाओ तो उमा एक आध गीत, यानी एक आध दूसरा तुम गीत जो है वो सितार के साथ तुम सुना दो।
उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल शुरू कर देती है। आपके पाठ्यक्रम में भी है ये मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये जो है गीत वो मीराबाई का, वो मशहूर भजन जो है वो मशहूर भजन गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। उसकी जो आंखें हैं वो शंकर की जो झेपती सी आंखें थी उससे मिल जाती, उसे आंखें मिल जाती है। और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, और गाते गाते वो जैसे उसकी आंखें शंकर से मिल जाती है वो गाते गाते एकदम से रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। वो क्या कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, बीच में क्यों रुक गई, तुम क्या करो, इस गाने को पूरा करो, पूरा गीत तुम यहाँ पर गाकर सुनाओ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है। गोपाल प्रसाद जो कहते हैं, नहीं नहीं साहब ठीक है, जितना गाया काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। वो क्या कहते हैं कि आपकी लड़की जो है वो अच्छा गाती है, उसका आवाज अच्छा है, सुरीला आवाज है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। उमा क्या करती है, सितार रखकर अंदर जाने के लिए बढ़ती है, यानी अंदर के रूम में निकलने के लिए वो बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद जो है वो और सवाल करने के लिए उसे कहते हैं अभी ठहरो बेटी, यानी अभी तुम यहीं पर ही रुको। रामस्वरूप, थोड़ी और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। रामस्वरूप जी है, स्वरूप जी भी जो है वो क्या कहते हैं, अभी थोड़ा और बैठी रहो उमा, यानी थोड़ी देर तक और तुम यहाँ पर बैठ जाओ। उमा बैठी है, फिर से वो नीचे बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुम पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा से वो सवाल करते हैं कि तुम्हें चित्र वगैरह बनाना भी आता है, लेकिन उमा कुछ भी उत्तर नहीं देती, वो चुप रहती है। रामस्वरूप, यानी यहाँ पर अभी रामस्वरूप ही उत्तर देते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। हाँ, इस बारे में, पेंटिंग के बारे में तो मैंने आपसे बात ही नहीं की, मैंने आपको बताना ही भूल गया हूँ। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी, यानी ये जो तस्वीर है कुत्ते वाली, ये जो पेंटिंग है वो उमा ने ही बनवाई है, और उस दीवार पर भी जो पेंटिंग बनाई है वो भी उमा ने ही बनवाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है कि उमा को पेंटिंग करना आता है, और सिलाई वगैरह करने उसे आता है या नहीं, यह सवाल पूछते हैं। फिर से रामस्वरूप ही उत्तर देते हैं। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यानी जो सारी सिलाई वगैरह करना जो है वो इसी के ही जिम्मे रहता है, यही घर की सारी जो सिलाई वगैरह करना होता है वह करती है। यह अर्थ है जिम्मेदारी, जिम्मे रहती है, यानी उसकी ही जिम्मेदारी रहती है। यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी मेरी कमीजें भी वही सिलती है, और हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे, लेकिन इतना होने के बाद भी उनका सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हुआ कि उसे अच्छे से चाल है, उसकी चेहरा भी बहुत सुंदर है, उसने पेंटिंग भी सीखी हुई है, उसे गाना भी बहुत अच्छा गाने को आता है, सिलाई भी वो अच्छे से कर लेती है। इतना होने के बाद भी उनका सेटिस्फेक्शन तो नहीं हुआ। वो और सवाल पूछते हैं कि तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं, यानी तुम्हें कुछ पुरस्कार वगैरह मिले भी है। उमा चुप, उमा कुछ भी नहीं कहती। जो गोपाल प्रसाद जो सवाल पूछते हैं उसके ऊपर उमा कुछ भी उत्तर नहीं देती। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं ऐसा करते हैं। रामस्वरूप अपने बेटी को कहना चाहते हैं कि वो जो सामने वाले तुमसे सवाल पूछ रहे हैं उसके उत्तर दो, लेकिन उमा चुप है, उमा कुछ भी नहीं कहती। उसी तरह गर्दन झुकाए वैसे ही गर्दन झुकाकर वो बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सबकाते हैं। गोपाल प्रसाद जो है इन सारे बातों की वजह से अधीर हो जाते हैं और राम प्रसाद जो है वो सबकाते हैं, यानी असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि उमा जो है वो उत्तर नहीं दे रही है, चुप बैठी हुई है। उनके कुछ भी ये बात समझ में नहीं आता, असमंजस में वो पड़ जाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो उमा, गोपाल से जवाब दो उमा। रामस्वरूप जो है वो उमा से कहते हैं जवाब दो। गोपाल से हाँ जरा शर्माती है। वो क्या कहते हैं कि किस लिए गोपाल प्रसाद जी से वो क्या कहते हैं कि जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, वो कहना चाहते हैं कि इनाम तो इसने, इनाम के बारे में वो आगे बातचीत करना
चाहते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में यानी व्यवहार की कठोरता में वो कहते हैं जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी जरा इसे भी तो बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, यानी इसे भी तो कुछ बात करनी चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। रामस्वरूप जो है वो अपनी बेटी को फिर से एक बार समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि उमा देखो ये जो मेहमान है वो आपसे क्या कह रहे हैं, उनके सवालों का तुम जवाब दो। वो क्या पूछ रहे हैं उनके सवालों का जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, उसकी आवाज कैसी होती है, हल्की लेकिन आवाज में मजबूत होती है। क्या जवाब दूं बाबूजी, वो क्या पूछती है, इनके सवालों का मैं क्या जवाब दूं। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार किसी कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। यानी यहाँ पर वो क्या जवाब देती है, आगे क्या कहती है, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। देखो हम शॉप में भी जाते हैं, कुर्सी मेज अगर खरीदते हैं तो दुकानदार क्या करता है, कैसी है कुर्सी मेज वगैरह वैरायटी वगैरह दिखाता है और उसके बारे में कुछ बातें बताता है। तो कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, वो ये नहीं पूछता कि तुम्हें इस मालिक के घर में जाना है, क्योंकि कुर्सी मेज में कुछ जान होती है क्या, वो बोल सकती है क्या, नहीं। यहाँ पर उमा ने क्या की है, अपनी तुलना किसके साथ की है, किसी कुर्सी मेज के साथ, यानी उसने अपनी बराबरी किसके साथ की है, किसी कुर्सी मेज के साथ। जब कोई कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार नहीं पूछता कि तुम्हें इस व्यक्ति के घर पर जाना है, इस खरीदार के घर पर जाना है या नहीं, उसे कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है ये कुर्सी मेज ऐसी ऐसी है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। यानी अगर खरीदार को पसंद आ गई वो कुर्सी मेज तो उसे खरीद लेता है, वरना क्या करता है, वो अच्छी नहीं है करके मुंह मोड़कर चला जाता है। वरना का आगे का अर्थ ऐसा है। यानी यहाँ पर उमा ने क्या किया है, अपनी जो है वो उसने क्या किया है, जो समाज की मानसिकता है उस पर व्यंग डालने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। उसने अपनी जो मान सम्मान है उसे कायम रखने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। उसने अपनी तुलना किसके साथ की है, कुर्सी मेज के साथ की है, या कुर्सी मेज के साथ की है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा रामस्वरूप जो है वो चौंक जाते हैं, यानी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अपनी लड़की ने कभी आज तक इस तरह जवाब नहीं दिया, लेकिन आज वो क्या कर रही है, ऐसी कुछ बात कर रही है। वो चिल्लाते हैं उमा, यानी उसे चुप बैठाने का प्रयत्न करते हैं। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अभी वो क्या कहती है कि अब क्या करो, अभी मुझे बात कर लेने दो, मुझे मत रोको, मुझे जो भी कुछ कहना है मुझे बोलने दो। यहाँ पर वो विनती करती है। जैसे ही रामस्वरूप चौंक जाते हैं, उमा क्यों इस प्रकार वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उमा आवेश एवं स्वाभिमान के साथ स्वयं की हो रही बिक्री का विरोध करती है। क्योंकि हमने देखा उसने अपनी तुलना किसके साथ की, कुर्सी मेज के साथ की, और वो कहती है कि अभी मुझे मत रोको, मुझे कह लेने दीजिए, मुझे जो भी कुछ बात करनी है वो कर लेने दीजिए। ऐसा वो अपने पिताजी से कहती है, जो भी मुझे बात करनी है वो मुझे कर लेने दीजिए, ऐसा वो यहाँ पर कहती है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, गोपाल प्रसाद जो है वो ताव में आकर यानी अहंकार युक्त रोष, आवेश में आकर, अहंकार युक्त जो रोष होता है, आवेश होता है, उसमें आकर वो जो है वो बाबू रामस्वरूप, वो कहते हैं बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। वो बहुत ही गुस्से में आकर, अहंकार में आकर वो कहते कि आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए, यानी मेरा अपमान करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था, या आपके लड़की को दिखाने के लिए आपने यहाँ मुझे बुलाया था। यानी उन्हें गुस्सा, जो उमा होती है उनके बातों की वजह से क्या हो जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उमा ने जो है वो सच्ची बात कही होती है। क्योंकि एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत को उन्होंने क्या नाम दिया था, बिजनेस का नाम
दिया था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता और वो बात कहकर दिखाती है। उसका पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी उन्होंने नापतोल करना शुरू कर दिया होता है, इसलिए उसे अच्छा, इन सारी बातों के बारे में उसे अच्छा नहीं लगता और वो बोलकर दिखाती है। वो कहती है राम स्वरूप जी से कि मुझे बोल लेने दीजिए। तो इसके बातें से क्या होता है कि गोपाल प्रसाद जी को ऐसे लगता है कि मानो इन्होंने सच्ची बात कहकर उमा ने क्या किया है, उनका अपमान किया है। इसलिए वो कहते हैं कि आप मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, यानी मेरा अपमान करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, अभी यहाँ उमा को भी क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। तो उमा भी क्या कहती है, जी हाँ, अगर आपको आपकी इज्जत इतनी प्यारी है तो हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारा अपमान यहाँ पर नहीं होता जो इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, जो आप इतनी देर से इस रिश्ते का क्या कर रहे हो, नापतोल यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर उमा को गुस्सा आता है क्योंकि जो बापू गोपाल प्रसाद जो होते हैं, उनकी रुखी आवाज़ में उनकी रुखी आवाज़ की वजह से, उनके बोलने की वजह से उमा को भी गुस्सा आ जाता है कि आपकी इज्जत है लेकिन हमारी नहीं है क्या, आप हमारी जो बेइज्जती कर रहे हो, नापतोल कर रहे हो हमारा, उसका कोई मतलब, उसका कोई मायने नहीं है क्या, उसका कोई अर्थ नहीं है क्या, हमें कोई इज्जत नहीं है क्या। इसलिए उमा की आवाज़ भी तेज़ हो जाती है और वो भी गुस्सा हो जाती है। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर जो है वो क्या कहता है, इतने में बाबूजी चलिए, वो यानी अपने पिताजी को क्या करता है, यहाँ से चलने के लिए कहता है। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। गोपाल प्रसाद जो है वो अपने उमा से पूछता है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, तुमने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है क्या? रामस्वरूप चुप। रामस्वरूप कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि रामस्वरूप ने क्या किया होता है, अपने बेटी को अच्छा रिश्ता मिले इसलिए झूठ बोला रहता है, इसलिए वो चुप रहता है। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। उमा उत्तर देती है उसमें, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, कॉलेज की पढ़ाई मैंने प्राप्त की है, मैंने बीए पास किया है, मैंने बीए की एग्ज़ाम पास की है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक कायरता दिखाई है। यानी मैंने बीए तक की पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट की है, तो पढ़ाई करके एक लड़की होकर मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, कोई गुनाह मैंने पढ़ाई पूर्ण करके नहीं किया है और न आपके पुत्र की तरह, यानी आपके लड़के की तरह। ये अभी किससे बोल रही है उमा? गोपाल प्रसाद जी से बोल रही है। आपके पुत्र की तरह, आपके लड़के की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है, यानी लड़कियों का जो हॉस्टल होता है उस हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता यानी डर जो है वो मैंने दिखाया नहीं है। मैंने कायर की तरह लड़कियों के हॉस्टल में यहाँ पर लड़कियों के हॉस्टल में ताकझाक नहीं की है, यानी उसने जो रियलिटी है शंकर की वो पहचान ली थी। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो उमा है वो गाना गाते गाते क्यों रुक गई थी, क्योंकि उसने शंकर को पहचान लिया था कि वो कौन लड़का है। यह शंकर वही लड़का होता है जो लड़कियों के हॉस्टल में क्या करता था, ताकझाक किया करता था। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा जो है वो सीधे सीधे गोपाल प्रसाद से कहती है कि मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है, अपने मान सम्मान का तो ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए, यानी अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे, कि किस तरह आपका जो लड़का है उस लड़के ने क्या किया था, नौकरानी के पैरों में वो पड़ गया था और किस प्रकार वो हॉस्टल से जो है, लड़कियों के हॉस्टल से अपना मुंह छुपाकर भागा था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि वो शंकर जो है वो क्या करता था, लड़कियों के हॉस्टल में ताकझाक किया करता था और जब ताकझाक करते वक्त पकड़ा गया तो उसने क्या किया था कि वहाँ से भाग गया था, नौकरानी के पैर पकड़कर वो वहाँ से क्या किया था, भाग गया था। यहाँ पर उमा कहती कि मुझे अपने इज्जत प्यारी है, लेकिन इसने क्या किया है, मुंह छुपाकर वो वहाँ से भागा है, ऐसा आपका लड़का है। यहाँ पर देखिए रामस्वरूप जो है उसे कहते हैं उमा, यानी चुप रहने के लिए यहाँ पर वो
कहते हैं। लेकिन उमा चुप नहीं रहती। वो जानती थी कि शंकर एक चरित्रहीन युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल के पास ताक झाक करते हुए पकड़ा गया था, उसे बेइज्जत करके वहां से निकाला गया था, इसलिए शंकर का कोई आदर्श नहीं था। ऐसे विचारहीन चरित्रहीन व्यक्ति का उमा के जीवन में कोई स्थान नहीं था। इसलिए वो सीधे सीधे क्या करती है, सीधी बातें जो है वो गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती है। तो उन बातों के वजह से रामस्वरूप जो है उसे चुप बैठाने के लिए उमा उमा क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि उनकी लड़की की साइड होती है, इसलिए वो डर जाते हैं, इसलिए उसे चुप बैठाने के लिए वो उसका नाम लेते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपने क्या किया है, मेरे साथ दगा किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। इसलिए गोपाल प्रसाद क्या हो जाते हैं, रामस्वरूप पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके कहने अनुसार रामस्वरूप ने क्या किया होता है, उनके साथ धोखा किया होता है। आपके लड़के बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, यानी आपने कहा था कि आपकी लड़की यहाँ पर आपकी लड़की जो बीए की एग्ज़ाम पास है, लेकिन आपने क्या कहा था, सिर्फ मैट्रिक तक की उसने एग्ज़ाम पास की है, 10वीं तक की एग्ज़ाम उसने पास की है। ये जो बात है वो रामस्वरूप ने क्या किया था, झूठ कही थी। क्यों झूठ, क्योंकि अच्छे घर में जाएगी तो बेटी सुखी रहेगी, यह बात सोच विचार करके उसने क्या किया था, झूठ बोला था कि हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, गोपाल प्रसाद जो है वो क्या करते हैं, दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हैं, निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए जाइए, ज़रूर चले जाइए। उमा जो है वो कहती है कि ज़रूर यहाँ से चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगा ये कि आपके लड़के लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। लेकिन आप घर जाकर इस बात का ज़रूर पता लगा लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, यानी आपके लाडले बेटे में बैकबोन है या नहीं, यह बात जो है आप घर जाकर पता करवा लीजिए। ऐसा वो जो है वो गोपाल प्रसाद को कहती है, यानी आपके लड़के में आत्मसम्मान है या नहीं, थोड़ी हिम्मत है या नहीं, इन सारे बातों के बारे में आप घर जाकर आपके बेटे को पूछ लीजिए। ऐसा वो यहाँ पर उन्हें कहती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। बाबू राम गोपाल प्रसाद जो होती है उनके चेहरे पर जो बेबसी का गुस्सा जो होता है वो दिखाई देता है, और उनके लड़के के रुलासापन क्योंकि उसके पिता के सामने उसकी जो सच्चाई की पोल होती है वो उमा ने खोल दी रहती है। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। दोनों जो है वो घर के बाहर चले जाते हैं और उमा जो है वो चुप हो जाती है। भोर का तारा एकांकी संग्रह से, भोर का तारा ये जो एकांकी संग्रह है इससे ये पाठ लिया गया। यहाँ पर इस पाठ में देखो, अगर उमा पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं गई होती, उसे शंकर के बारे में कुछ सच्चाई पता चलती क्या, नहीं चलती। यहाँ पर देखो कि स्त्री शिक्षा का महत्व जो है वो यहाँ पर बतलाने का प्रयत्न किया है कि सिर्फ घर के कामों में लड़कियों को घर के काम आना यही पूरा काम आना ऐसा नहीं है, तो लड़कियों को पढ़ाना भी चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात होती है। हमारा यह संपूर्ण पाठ हो गया है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है, तो इसके माध्यम से हमें लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि स्त्री के प्रति समाज की जो हीन मानसिकता है उस पर लेखक ने क्या किया है, करारा व्यंग्य इस पाठ में कसा है। नारी को स्वयं यानी स्त्री को स्वयं सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए। खुद का उद्धार के लिए उसे शिक्षित होना बेहद जरूरी है। शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, यह बतलाने का प्रयत्न उन्होंने किया है। यह एकांकिका जो है वो हमें एकांकिका की उमा यह प्रयास करती है कि घर पर उसे देखने आए लड़के और परिवार वालों की खरी खोटी सुनाकर उनकी रूढ़िवादी मानसिकता का भी वो क्या करती है, पर्दाफाश करवाती है। यहाँ पर उसने शंकर जो है वो शंकर को भी पहचान लिया था। उसे पढ़ना लिखना उनके जो गोपाल प्रसाद और शंकर के अनुसार पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए होती है, लेकिन उसे सिलाई वगैरह, पेंटिंग, वाद्य बजाना वगैरह आना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए वो क्या करते हैं, उमा को तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों के वजह से जो है वो उमा गुस्सा हो जाती है और उनके बेटी की असलियत भी उनके सामने खोल
देती है। गोपाल प्रसाद जो है वो अपने, इसके बाद गोपाल प्रसाद जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं। उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है। इस पाठ में हमें यह दिखलाई देता है कि उमा जो है वो जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर, यानी देखो बिजनेस की बात करना, पेंटिंग वगैरह आता है क्या, पढ़ी लिखी है क्या, चश्मा है क्या, चाल में ठीक है क्या वगैरह, ये सारे बातों का विरोध करती है। उसके मन में जो है वो स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है, क्योंकि वो कहती है कि मैं बीए हुई, यानी कोई पाप मैंने यहाँ पर नहीं किया। वो स्वयं भी पढ़ी लिखी है और ये जो समाज की जो पुरानी विचारधाराएं है उन पर प्रहार कर वह समाज के सामने खुद की एक मिसाल स्थापित करती है। इस पाठ के माध्यम से एक नारी के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन होना बेहद ज़रूरी है, यह बात बताने की लेखक ने कोशिश की है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा रीढ़ की हड्डी ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो स्वाध्याय है इस स्वाध्याय को आपको कंप्लीट करना है। स्वाध्याय में देखो यहाँ पर आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, ये जो है वो आपको कंप्लीट करना है। कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम ये आपको लिखने हैं। सेकंड, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तीसरा, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। कारण लिखिए, ये 4 कारण आपको दिए हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो है वो ये जो चारों बातें हैं आप किस में लिखोगे, नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है, स्वाध्याय जो है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है वो अभिव्यक्ति यहाँ पर दी गई है। सुनी पड़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीन और अवैज्ञानिक का विश्लेषण करके लिखिए। ये जो अभिव्यक्ति है उसको आपको 7 से 8 लाइन में आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सूचना लिखिए, कृदंत बनाइए, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये शब्द युग्म पूर्ण कीजिए, ये आपको ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, शब्द युग्म जो है वो हमने लास्ट ईयर देखा था, ये आपको नोटबुक में लिखना है। सिर्फ कृदंत बनाइए, हम बाद में देखेंगे। शब्द युग्म पूर्ण कीजिए, आप यहाँ पर नोटबुक में ये लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक आपको नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें में से दूसरा और अभिव्यक्ति, ये सारी बातें आपको नोटबुक में लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि भाषा बिंदु दिया है। ये जो भाषा बिंदु है वो किस पर लिखना है, आपको किस में लिखना है, तो भाषा बिंदु जो है वो आप लिखोगे आपके टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से। यहाँ पर आप आंसर जो है इसके आप लिखोगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्य में आए हुए अव्ययों का रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, उसका अव्यय भेद जो है आपको सामने लिखना है। आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है और क्या अव्यय भेद है वो यहाँ पर लिखना है। किस में लिखोगे, टेक्स्ट बुक्स में ही, आप टेक्स्ट बुक में ही ये आप लिखोगे। ठीक है, भाषा बिंदु टेक्स्ट बुक में और स्वाध्याय नोटबुक में। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर से पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए, उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। क्रिया विशेषण अव्यय कौन से आए हैं, 2 क्रिया विशेषण अव्यय आपको टेक्स्ट बुक्स में से ढूंढने हैं और दोनों के ऊपर एक एक वाक्य आपको यहाँ पर बनवाना है। संबंध सूचक अव्यय कौन से 2 संबंध सूचक अव्यय आए हैं, वो दोनों संबंध सूचक अव्यय आपको यहाँ पर लिखने हैं और उनसे वाक्य आपको बनवाकर उन संबंध सूचक अव्यय के ऊपर आपको वाक्य बनवाकर लिखना है। ऐसे आपको ये भी आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ तक भाषा बिंदु में प्रश्न पहला और दूसरा आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको लेसन समझ में आया होगा। मैंने इसके आधार पर आपको स्वाध्याय दिया है, वो कंप्लीट आप नोटबुक में करोगे और भाषा बिंदु आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करते रहना टाइम टू टाइम। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।